हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-187 राज परिवार की लूट। शौर्य दवाई के कारखाने से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा तो उसे दूर किसी की आहट महसूस हुई जो उस पर नजर रख रहे थे। शौर्य ने एक बार मुड़कर उस तरफ देखा तो पाया कि के सारे काले कपड़े पहने लोग उस पर पेड़ों में छिपकर नजर रख रहे थे। शौर्य ने इन लोगों को पहली नजर में ही पहचान लिया, ये खोजी दल के लोग थे जिन्हें प्रधानाचार्य ने उसके पीछे भेजा था। खोजी दल का निर्माण शंभाला के दुश्मनों पर नजर रखना और उन्हें चुपचाप खत्म करने के लिए किया गया था, मगर प्रधानाचार्य ने बनाए नियम के अनुसार अब ये लोग सीधा इसके नियंत्रण में आ गए थे। अब उन पर सिर्फ प्रधानाचार्य का आदेश लागू होता था। ये सब करने के लिए प्रधानाचार्य ने उन लोगों पर कली शक्तियों के मदद से एक श्रापित मुद्रा छोड़ रखी थी जो उनकी मृत्यु का कारण बता सकती थी। इस वक्त खोजी दल बस प्रधानाचार्य के आदेश का पालन कर रहे थे। शौर्य को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि अगर कोई उसे मारने की मंशा रखता है तो उसका मारना तय है, फिर वो किसी मजबूरी में ही उठाया गया कदम क्यों ना हो। शौर्य ने फिलहाल इन लोगों को इग्नोर किया और बुलेट पर बैठकर अपनी 11वीं पहाड़ी के लिए तेजी से निकल गया। बाहर की दुनिया में अद्विका थोड़ा मायूस होकर अपने हॉस्पिटल के अंदर बैठी थी। उसे शौर्य की बहुत याद आ रही थी। वह बार बार अपने काम से इस्तीफा देकर शौर्य के साथ हमेशा जाने के बारे में सोच रही थी। ऊपर से उसने शौर्य के आसपास सिर्फ लड़कियों को ही देखा था। फिर वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, पर उसके सामने वो सारी लड़कियां ही थी। वो इस बात से बहुत चिंता में थी क्योंकि अगर वो कहीं कोई और लड़की को यहाँ ले आया तो, या फिर उसके इस मुहिम पर कोई लड़की उसके गले पड़ गई तो, ऐसे खतरनाक सवाल उसके दिमाग में आए जा रहे थे। उसे पता था कि उसका ऐसा सोचना गलत नहीं है। उसके शादी के दिन उसने कई लड़कियों को देखा था जो उनकी शादी से बहुत नाराज थी, खासकर राणा परिवार की आर्या। उसने सीधा मुड़कर उसे देखा तक नहीं था। ऊपर से शौर्य के हाथ के नीचे काम करने वाली तीनों लड़कियां भी थोड़ी नाराज लग रही थी। जब लोग स्टेज पर आकर उनसे मिली तो उन लड़कियों के दिल में दर्द साफ देख पा रही थी। उसने माया और चित्रा को भी देखा था। वो तो उससे ज्यादा खूबसूरत थी। और वो लड़की एजेंट आलिया, उसके साथ तो शौर्य फ्लर्टिंग भी कर रहा था। हे भगवान, अगर उसे किसी लड़की ने मुझसे छीन लिया तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द शौर्य से मिलना होगा। मैं उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, आखिर मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ, जहां वो होगा वहां मैं भी रहूंगी। अद्विका ने मन ही मन फैसला किया और हॉस्पिटल के दिन से मिलने निकलने गई। उसने उनसे मिलकर 1 महीने की छुट्टी की अर्जी डाल दी। उसने ये भी नहीं देखा कि डीन उसकी अर्जी स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, वो तो बस जल्द से जल्द घर जाकर शौर्य से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी। इधर शौर्य दूसरी पहाड़ी से अपनी बुलेट फर्राटे से दौड़ाकर अगली पहाड़ी की ओर जाने लगा। तभी उसने आसमान में कुछ विशालकाय जीव उड़ते हुए देखे जो कि पहली पहाड़ी की ओर जा रहे थे। शौर्य ने ध्यान से जब उन जानवरों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये विशालकाय जीव ग्रिफिन थे। इनके बारे में दुनिया भर की पुरानी किताबों में सिर्फ उल्लेखित है, पर ये जीव बाहरी दुनिया में बिल्कुल नहीं है। इन्हें भारत के लोग भगवान विष्णु का वाहन मानते हैं। इन्हें हिंदी में गरुड़ भी कहते हैं। आज शौर्य इन्हें अपने सामने देख पा रहा था। वो भी एक नहीं बल्कि तीन तीन ग्रिफिन उसके ऊपर उड़ रहे थे। जब शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा तो पाया कि उनके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन ग्रिफिन के पीठ पर अंबारियां बनी हुई थी और इनके अंदर बैठकर ये लोग बड़े आराम से आए थे। शौर्य के मन की एक्साइटमेंट अब बढ़ गई। उसने एक 180 डिग्री में गाड़ी को जगह पर मोड़ दिया और पूरी रफ्तार से पहली पहाड़ी की ओर निकल गया। पहली पहाड़ी पर सिर्फ प्रधानाचार्य और वरिष्ठ आचार्य ही आ जा सकते थे। यहाँ दिव्य पुत्र सिर्फ बुलाने पर आ सकते थे, वरना इन्हें भी यहाँ आना मना था। शौर्य इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था। भला उसे कोई रोके, ऐसा यहाँ कोई था। शौर्य कुछ ही देर में पहली पहाड़ी के घोड़ाग के रास्ते से ऊपर जाने लगा, तभी पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। शौर्य ने अपनी बुलेट को बिना रोके ही उस गार्ड को हटाने का इशारा किया, पर वो हटा नहीं। बेचारा शौर्य की बुलेट की टक्कर से पीछे जाकर धड़ाम से गिर गया। शौर्य ने अपनी गाड़ी सीधे ऊपर की ओर दौड़ाई और प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने रोक दी।
उसके पीछे अब तक बाकी के पहरेदार भी वहां पहुंच चुके थे। शौर्य ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा और अपना पैर उठाकर रखी लात में प्रधानाचार्य के कार्यालय का दरवाजा उखाड़कर गिरा दिया। शौर्य ने अपने दिव्य पुत्र के चोगे को पीछे की ओर झटका दिया और फिर बड़े ही अदब के साथ अंदर चला गया। उसके पीछे से आने वाले पहरेदार झट से अपने कदमों को रोकते हुए पीछे पड़ गए। शौर्य जैसे ही कार्यालय के अंदर आया तो उसने देखा कि उखड़े हुए दरवाजे के टुकड़े बराबर प्रधानाचार्य के सिर के ऊपर से जाकर पीछे वाली दीवार में धंस गए थे। प्रधानाचार्य उसके नीचे पानी गर्दन टेढ़ी करके खुद को बचाकर आगे शौर्य की ओर खा जाने की नजरों से देखने लगा। शौर्य ने उसे नजरअंदाज किया और वहीं बगल में हाथ में चाय का कप पकड़कर बैठे 3 लोगों को देखा। उनका लिबास काफी राजसी लग रहा था। उन तीनों में से एक मध्यम आयु का आदमी था तो बाकी 2 एक जवान लड़का था और एक लड़की थी। प्रधानाचार्य ने अपने सिर के ऊपर का दरवाजे का टुकड़ा तोड़ दिया और इसे नीचे सामने पटककर शौर्य के ऊपर बरसते हुए बोला, दिव्य पुत्र शौर्य, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें पता नहीं कि मेहमानों के सामने कैसे पेश आते हैं। शौर्य ने प्रधानाचार्य को देखा और किसी बिगड़ेल गुंडे की तरह अपना एक कंधा उचकाते हुए बोला, क्या बोला बे बुड्ढे, तो अब बस 1 महीने का मेहमान है और फिर भी इतना उछल रहा है। क्या गलत किया मैंने इसे तोड़कर, अंत में ये 1 महीने बाद मेरा ही होने वाला है। तो अपना ये मुंह चुप रख, वरना पिछली बार सिर्फ हल्के हाथ से पीटा था, इस बार मारूंगा ना सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। शौर्य की ऐसी असभ्य भाषा सुनकर वहां आए मेहमान भी शौर्य को अजीब निगाहों से देखने लगे। शौर्य ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया और पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। प्रधानाचार्य शौर्य को अभी पकड़कर बुरी तरह पीटना चाहता था पर वह सिर्फ दांत पीसते रह गया। शौ ने भी उससे चिढ़ाते हुए टेढ़ी स्माइल दी। तभी उन मेहमानों में से वो मध्यम आयु का आदमी शौर्य को हीनता से देखकर बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे बदतमीज इंसान को अपने अपना दिव्य पुत्र बनाया है। इस लफंगे ने मेरे भतीजे को दिव्य पुत्र के पद से हटा दिया। इसकी साधना तो सिर्फ स्वाधिष्ठान चक्र तक ही है। ये क्या मजाक चल रहा है प्रधानाचार्य, आप हमारे राजपरिवार का अपमान कर रहे हैं। प्रधानाचार्य ने जब शौर्य की साधना को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है, इसने तो सिर्फ 2 दिनों में स्वाधिष्ठान चक्र तक की साधना हासिल भी कर ली। ये सच में इंसान ही है ना। प्रधानाचार्य ने फिर अपनी हैरानी को छुपाते हुए उस आदमी को देखा और बोला, नंदक जी आप नाराज मत होइए। दरअसल इसने आपके भतीजे को जनता के सामने बिना साधना का उपयोग किए ही हराया था, क्योंकि उस वक्त इसने साधना भी नहीं शुरू की थी। प्रधानाचार्य की बात उस आदमी को ऐसी लगी जैसे प्रधानाचार्य शौर्य को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो। वो प्रधानाचार्य को घूरने लगा पर तभी उसे शौर्य की आवाज आई, बात तो ऐसे अकड़ के कर रहे हो जैसे तुम किसी राजघराने से आते हो। ऊपर से ये शाही पोशाक में तुम गहने में सजे हुए काले पत्थर की तरह लग रहे हो। इतना बदसूरत इंसान राजपरिवार से कैसे हो सकता है बे। शौर्य की अपने लिए ऐसी बात सुनकर नंदक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा था। उसने दांत पीसते हुए शौर्य से कहा, तमीज से बात करो, तुम एक सिर्फ आम इंसान होकर हमारे सामने आकर ऐसी बात कही। बच्चे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। शौर्य ने तालियां बजाते हुए नंदक को देखकर कहा, तुम राजपरिवार से हो तो क्या तुम सोना हकते हो क्या जो खुद को इतना खास बता रहे हो। तुम्हें अगर मेरा एक हाथ पड़ा न तो उठाना भूल जाओगे। अब मुंह बंद रखो और वो तीनों जानवर मुझे दे दो या फिर उनके बच्चे मुझे दे दो, मुझे वो पसंद आ गए हैं। ये सुनकर राजपरिवार के तीनों लोग शौर्य को आंखें फाड़कर हैरानी से देख रहे थे। उन लोगों ने मन में सोचा, ये लड़का किस मिट्टी का बना है, क्या इसे राजपरिवार से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्या ये आसमान से टपका है जो दिन दहाड़े हमें लूटने की बात कर रहा है। तभी प्रधानाचार्य अपना आपा खो देता है और तेजी से अपनी जगह से गायब होकर शौर्य के सामने प्रकट हो जाता है और अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है। तभी शौर्य अपनी जगह से गायब होकर प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठ जाता है। प्रधानाचार्य को यकीन नहीं होता कि ये इसने कैसे किया। शौर्य उसे देखकर कहता है, बुड्ढे चौंक गया क्या, अब वो छोड़ और इन खास लोगों को कहकर मेरे लिए उन गरुड़ों के बच्चे ही सहमगर दिलवा दे, वरना मैं इन्हें अपने पैरों पर वापस जाने नहीं दूंगा। शौर्य की धमकी सुनकर प्रधानाचार्य लगभग पागल होने को आया था। उसने नंदक को देखा और बोला, राजकुमार नंदक, क्या आपके पास इन गरुड़ों के बच्चे होंगे तो इसे दे दीजिए, वैसे भी इसे सिर्फ वे पालने के लिए चाहिए। प्रधानाचार्य की बात सुनकर नंदक को बहुत ही हारा हुआ महसूस होता है। इस आयाम के सबसे ताकतवर गुरुकुल का प्रधानाचार्य एक छोटे बच्चे के सामने उससे उसकी बात मानने के लिए कह रहा था।
ये बात ही उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी प्रधानाचार्य अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके टेलीपैथी से नंदक को कहता है, ये लड़का सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है, आप अभी इसकी आखिरी इच्छा समझकर मेरी बात मान लो, बाकी की बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये सुनकर नंदक एक गहरी सांस भरता है और शौर्य को देखकर कहता है, मैं तुम्हें इन तीनों में से एक गरुड़ दे दूंगा, पर उसे नियंत्रित करना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारी जिम्मेद होगी। शौर्य ने नंदक को देखा और खुश होते हुए बोला, नंदी जी मुझे कोई समस्या नहीं है, बस इतना बता दीजिए कि कौन सा लेकर जाना है, वरना तीनों लेकर चल जाऊंगा। तभी नंदक के पीछे बैठी लड़की हंस पड़ी। वो वर्तमान राजा की सबसे लाडली बेटी थी। इसका नाम नीति था। उसकी हंसी सुनकर सभी लोग उसे ही देखने लगे। तभी उसकी हंसी बंद होने की जगह और बढ़ गई और बोली, हमारे गरुड़ को ले जाओ, जरा मैं ही देखूं कि क्या तुम मेरे गरुड़ को अपना मालिक बना सकते हो। उसकी हंसी शौर्य के लिए उसका उपहास करने के लिए थी। शौर्य ने राजकुमारी को देखा और बोला, अरे छुटकी, तू उसकी चिंता मत कर, मैं तेरे गरुड़ को सांप की तरह सीधा कर दूंगा। तू बस मुझे बता कि तेरा वाला कौन सा है। शौर्य की ऐसी घमंड भरी बात सुनकर नीति ने शौर्य को खिड़की के बाहर इशारा करके अपना गरुड़ दिखाया। शौर्य ने उसे देखा और खुश हो गया। शौर्य उछलकर प्रधानाचार्य की कुर्सी से उठ गया और नंदक को देखकर बोला, तुम राजपरिवार वाले इन सभी झमेलों में मत पड़ो, यही तुम्हारे राजपरिवार के लिए अच्छा होगा, और ये मेरी आखिरी चेतावनी है आपके राजपरिवार के लिए। इतना कहकर शौर्य फिर एक बार गाना गुनगुनाते हुए बाहर आ गया। वो उस गरुड़ के साथ क्या करेगा ये देखने के लिए नंदक और नीति भी बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे प्रधानाचार्य और दूसरा लड़का भी बाहर आ जाते हैं। शौर्य आते ही पहले तो अपनी बुलेट को स्टार्ट करके उसे आंगन में 307 पर घूमता है और फिर उस गरुड़ के सामने रुक जाता है। शौर्य बुलेट से उछलकर उतर जाता है और उस गरुड़ की आंखों में देखकर कहता है, देख तू भाई है या बहन मुझे नहीं पता, तू अंडे देगा या सीधे बच्चे को जन्म देगा वो भी नहीं पता मुझे, आज तू चाहिए और कुछ दिनों बाद तू मुझे छोटे छोटे बच्चे देगा। अगर तू इस बात के लिए तैयार है तो तू तुरंत मेरे साथ चल। शौर्य ने ये बात इतने अधिकार से कही थी मगर उस गरुड़ पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वो गरुड़ अभी भी शौर्य को एकटक देखे जा रहा था। फिर उसके भाव बदल गए और वो 2 कदम पीछे हट गया। उसे देखकर लग रहा था कि मानो वो कह रहा हो, ये आदमी है या पायजामा, साला मेरे जैसे मर्द से बच्चे मांग रहा है। शौर्य की ये बात पीछे खड़े नीति ने भी सुनी थी। वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी सिस्टम उसके दिमाग में बोली, होस्ट कभी कभी लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई तो पेंच ढीला होगा। तुम्हें अगर पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल तो मुझे पहले पूछ तो लेते, तुमने उस बेचारे मेल गरुड़ से सीधा अंडे मांगे। अब तुम है सोचो कि कोई तुम्हें अचानक मां बनने के लिए कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर शौर्य ने अपना माथा पीट दिया और फिर एक बार गरुड़ को देखकर बोला, मुझे माफ करना भाई, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे बच्चे नहीं दे सकते तो अपने पार्टनर मतलब तुम्हारी साथी को तुम अपने पास बुला लो और अपनी एक छोटी फैमिली मेरे घर पर बना लो। शौर्य की ये बात सुनकर उस गरुड़ ने शौर्य को घूर कर देखा, फिर नामे सिर हिला दिया। तभी सिस्टम बोली, होस्ट ये अभी कुंवारा है, इसे अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिली। शौर्य ने जब ये सुना तो उसके कंधे लटक गए। फिर उसने अपनी उंगली में कट लगाया और अपने खून की बूंद उस गरुड़ को छुपा कर दिखाई। गरुड़ ने भी खून को देखकर बाकी लोगों को ये बिल्कुल नहीं दिखा। गरुड़ खुश हो गया और उसने लपक कर अपनी चोंच से उस खून की बूंद को पी लिया। खून को पीते ही उसके शरीर में भी बदलाव होने लगे और उसका आकार पहले से बड़ा हो गया और वह एक विकसित गरुड़ में बदल गया। उस गरुड़ ने असमा में एक छलांग लगाई और हवा में ही शौर्य के चारों ओर घूमने लगा, मानो वो जता रहा हो कि उसने शौर्य को चुन लिया है। शौर्य भी खुश हो गया और उसने अपनी बाइक को हाथ से उठा लिया और उछलकर गरुड़ की पीठ पर चढ़ गया। उसने 11वीं पहाड़ी की ओर इशारा किया और बोला, चल मेरे भाई अब लौट चलते हैं अपने घर। शौर्य वहां से चला गया और जो लड़का चुपचाप ये सब होते देख रहा था अपने आप में ही बड़बड़ाया, तो तुम आ ही गए शौर्य अग्निहोत्री। शौर्य ने तो राजपरिवार के लोगों का अपमान भी किया और उन्हें लूटा भी। क्या शौर्य का ये कदम ले जाएगा उसे किसी मुसीबत की ओर? क्या राज है इस दूसरे राजकुमार का? वो शौर्य का पूरा नाम कैसे जानता था? क्या करेगा प्रधानाचार्य?